सो आपकी गाइटन में ना एक दो और टर्म्स मेंशन की गई हैं, ठीक है, वो मैं आपको बता देती हूँ। जो कि विटामिन B12 है ना, इसका दूसरा नाम होता है कोबालामीन भी इसे कहते हैं, सियानो कोबालामीन भी इसे कहते हैं, ठीक है। और पर्नीशियस एनीमिया के साथ उन्होंने एक लफ्ज़ यूज़ किया है, एट्रोफिक गैस्ट्रिक म्यूकोज़ा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि जो मैंने आपको पर्नीशियस एनीमिया में सारी स्टोरी सुनाई है कि ऑटो इम्यून डिजीज़ के अंदर सब कुछ ये सेल्स डैमेज हो जाते हैं, ठीक है। जब सेल्स स्टमक के सेल्स जो होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ठीक है। जब सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, जो इसकी लाइनिंग होती है स्टमक की लाइनिंग, ठीक है, उसे हम गैस्ट्रिक म्यूकोज़ा कहते हैं, ठीक है। जो सेल्स ने स्टमक को लाइन किया होता है वो गैस्ट्रिक म्यूकोज़ा होता है। जब वो सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, ठीक है, तो हम इसे कहेंगे कि डिस्ट्रक्शन को ख़त्म होने को हम एट्रोफी कहते हैं। तो यानी कि गैस्ट्रिक म्यूकोज़ा एट्रोफिक हो गया है, तो एज ए रिज़ल्ट उससे क्या डिजीज़ होती है, पर्नीशियस एनीमिया। सो अब हम पढ़ते हैं कि फॉलिक एसिड और विटामिन B12 की डेफिशिएंसी अनीमिया कैसे करा देती है, एंड व्हाट इज़ मेगालोब्लास्टिक अनीमिया। सो इसमें ये सीन होता है कि जिस तरह हम एरिथ्रोपोइसिस का प्रोसेस है, ठीक है। सबसे पहले क्या होते हैं, बड़े बड़े ब्लास्ट सेल्स होते हैं, ठीक है। उनके अंदर न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर हमें पता है कि हमारा DNA होता है, ठीक है, ये DNA, ठीक है। तो जब सेल ऑब्वियसली हमें पता है कि जब ये सेल क्या होता है एरिथ्रोपोइसिस में, ये सेल डिवाइड होता है और छोटा भी होता जाता है। छोटा होना मतलब मैचुरेशन की तरफ जाता है, और क्या होता है कि इसका न्यूक्लियस भी कम की तरफ होना शुरू हो जाता है, और ये खुद भी छोटा होता है, और क्या डिवाइड भी हो गया, ठीक है। डिवाइड होने के लिए हमें पता है कि इसका DNA रेप्लिकेट होना ज़रूरी है, ठीक है। और DNA रेप्लिकेट यानी कि DNA की रेप्लिकेशन में हमें न्यूक्लियोटाइड्स चाहिए, ठीक है। तो जो हमारा थाइमिडीन ट्राईफॉस्फेट है, TTP, ठीक है, थाइमिडीन ट्राईफॉस्फेट जो हमारा एक न्यूक्लियोटाइड है जिसने DNA बनाना है, ठीक है। तो ये दोनों विटामिन B12 और फॉलिक एसिड, ठीक है, डिफरेंट पाथवेज होते हैं, ठीक है। विटामिन B12 का अपना पाथवे है, फॉलिक एसिड का अपना पाथवे है। तो ये अपने पाथवेज के थ्रू क्या करते हैं कि थाइमिडीन ट्राईफॉस्फेट बना रहे होते हैं, ठीक है। थाइमिडीन ट्राईफॉस्फेट ने क्या करना है, DNA बनाना है, ठीक है। DNA बनेगा यानी कि DNA रेप्लिकेट होगा तभी सेल जाके डिवाइड होगा, ठीक है। तो अगर इन केस सेल इन दोनों की डेफिशिएंसी है, सेल डिवाइड नहीं हो पा रहा क्योंकि थाइमिडीन नहीं बन रहा, ठीक है, सेल डिवाइड नहीं होगा, तो सेल क्या होता है, बड़ा रह जाता है। क्योंकि एरिथ्रोब्लास्ट जहाँ एरिथ्रोसाइटोसिस शुरू हुई है वहाँ ये ब्लास्ट स्टेज के अंदर थे, प्रो एरिथ्रोब्लास्ट, इस तरह। तो सेल क्या होता है कि अपनी ऊपर वाली बड़ी स्टेज के अंदर रह जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से हम इसे कहते हैं मेगा, और मेगा का मतलब बड़ा होता है, और ब्लास्ट मतलब ब्लास्ट वाला सेल है, और मेगालोब्लास्ट यानी कि बड़ा सेल है, ठीक है, यानी कि ऊपर वाली स्टेज के अंदर ही कहीं ये रुक गया है, ठीक है। तो ये मेगालोब्लास्ट होगा, और क्या होगा कि फंक्शनल सेल्स तो बन नहीं रहे, ठीक है, ये ऊपर ही वहीं पर ही रुक गए हैं, फंक्शनल सेल्स तो है नहीं, ब्लड के अंदर तो है नहीं, ठीक है। तो क्या होता है, ये ब्लड के अंदर आते ज़रूर हैं, लेकिन क्या होता है कि ये क्योंकि फंक्शनल नहीं है, ये काम नहीं कर पा रहे होते ब्लड के अंदर, जो हीमोग्लोबिन का काम है ऑक्सीजन कैरिंग और ये सब कुछ ये नहीं कर पा रहे होते, ठीक है। तो जिसकी वजह से हम इसे क्या कहते हैं, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। और इन बड़े सेल्स का नाम होता है मैक्रोसाइट्स। सो इसमें क्या है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया के अंदर एक तो सेल्स बन नहीं पा रहे क्योंकि डिवीजन ही नहीं हो पा रही, ठीक है। तो और जितने बन रहे हैं वो भी बड़े बड़े होते हैं, ठीक है। सो हमने यहाँ पे दो सिचुएशन डिस्कस कर ली अनीमिया के अंदर। एक तो है मेगालोब्लास्टिक अनीमिया के सेल्स जो हैं वो बड़े हैं, रेड ब्लड सेल्स बड़े हैं, ठीक है। दूसरा हमारे पास है माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक अनीमिया, ठीक है, जिसके अंदर सेल्स जो हैं वो छोटे हैं, ठीक है। तो अब इनका अब हम सिनेरियो अक्सर आ जाते हैं, ठीक है, आपके क्वेश्चन के अंदर। तो हम उनको डायग्नोज कैसे करेंगे, कि हमें पता कैसे चलेगा ये कौन सा है, तो उसका मैं अब आपको बताती हूँ, ठीक है। तो ये कुछ वैल्यूज़ हैं जो कि आपने याद रखनी है, ठीक है। याद रखनी है तो मैं आपको पहले बताती हूँ कि सबसे पहले हमने डायग्नोज़ करना है कि इस बंदे को अनीमिया है या नहीं, ठीक है। तो आपको सिनेरियो के अंदर ये वैल्यूज़ सारी दी हुई होंगी, ठीक है, इनसे कम ज़्यादा करके आपको बताया हुआ होगा, ठीक है, और आपने उसको पिक करना है कि इस बंदे को है क्या, ठीक है। तो पहले तो हम HB और RBC काउंट देखते हैं, ठीक है। HB और RBC, ज़ाहिर है RBC काउंट अगर कम है तो ऑब्वियसली हमें पता चल जाएगा कि हीमोग्लोबिन कम है, ठीक है, या वो एक्चुअल हीमोग्लोबिन की वैल्यू दे देगा कि एक्चुअल हीमोग्लोबिन ही कम है, ठीक है। तो असल वैल्यू जो हीमोग्लोबिन की है वो मेल के अंदर जो होती है वो 15 ग्राम पर 100 ml, ठीक है। या आपकी बुक के चैप्टर नंबर 33 के अंदर फर्स्ट पेज के ऊपर वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, ठीक है। 15 ग्राम पर 100 ml मेल के अंदर होती है, ठीक है। 100 ml को हम 1 DL कहते हैं, 100 ml इज़ इक्वल टू 1 DL, ठीक है। तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि 15 ग्राम पर 100 ml, ठीक है, या हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 15 ग्राम पर DL, ठीक है। तो ये सिनेरियो के अंदर आपको किसी तरह भी दे सकते हैं, ठीक है, वैल्यू, तो आपने ये ध्यान रखना है, ठीक है। और जो फीमेल के अंदर होती है वो हीमोग्लोबिन नॉर्मल होती है 14 ग्राम पर 100 ml या 14 ग्राम पर DL, ठीक है। अब हम चलते हैं RBC काउंट, ठीक है। RBC काउंट जो है वो 52 लाख पर मिलीमीटर क्यूब, पर मिलीमीटर क्यूब इधर लिखा हुआ है, इधर भी आपने पर मिलीमीटर क्यूब लिखना है, ठीक है। तो ये 52 लाख पर मिलीमीटर क्यूब जो होता है ना,
हमारे पास होता है RBC काउंट मेल के अंदर, ठीक है, और 47 लाख पर मिलीमीटर क्यूब जो होता है वो फीमेल के अंदर होता है, ठीक है। हमने जैसा वो पॉइंट वाला पढ़ा हुआ था, ठीक है, कि हम अगर यहाँ से पॉइंट शुरू करते हैं अपना, और अगर हम यहाँ तक पॉइंट को लेके आएँ तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो अगर हम इसको ऐसे लिखें 5.2 मल्टीप्लाई 10⁻⁶, ठीक है, पर मिलीमीटर क्यूब भी हम इसे लिख सकते हैं, ठीक है। 1 मिलीमीटर क्यूब जो होता है वो 1 माइक्रोलीटर के इक्वल होता है। आपकी बुक के अंदर ये वैल्यू 5.2 मल्टीप्लाई 10⁶ पर माइक्रोलीटर लिखी हुई है, तो मैंने वैसे लिख दिया, लेकिन UHS के सिनेरियोज़ के अंदर ये चीज़ भी आ सकती है, ठीक है। 5.2 मल्टीप्लाई 10⁶ ओवर यानी कि पर मिलीमीटर क्यूब, ठीक है। 1 मिलीमीटर क्यूब 1 माइक्रोलीटर के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये वैल्यू पर माइक्रोलीटर भी आ सकती है और ये वैल्यू पर मिलीमीटर क्यूब भी आ सकती है, ठीक है। और 4.7 मल्टीप्लाई 10⁶ इंटू पर माइक्रोलीटर या पर मिलीमीटर क्यूब, ठीक है। अगर हम इसको 10⁶ जो वैल्यू होती है ना, इसमें हम हमेशा मिलियन कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो हम इस वैल्यू को लिख देंगे 5.2 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब, बिल्कुल सेम, और ये 4.7 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब, ठीक हो गया। अच्छा, अब हम चलते हैं MCV होता है हमारा मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम। व्हाट इज़ मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम? एक जो हमारा रेड ब्लड सेल है उसका जो वॉल्यूम है, ठीक है, हम इसको वॉल्यूम के अंदर हम 3 डायमेंशनल इसका वॉल्यूम लेते हैं, ठीक है, कि इसका मतलब साइज़ आपको कि कितना बड़ा है, ये लेमैन टर्म में समझाऊँ तो एक रेड ब्लड सेल का जितना साइज़ होगा ना, उसे हम कहते हैं कि ये इसका वॉल्यूम है, ठीक है। हम बहुत सारे ब्लड के अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं, तो हम बहुत सारे सेल्स का क्या करेंगे, साइज़ मेजर कर लेंगे और उनका मीन ले लेंगे। तो मतलब हमारे पास मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम का क्या मतलब है कि एक सेल का जो वॉल्यूम है उसे हम मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम कहते हैं। कॉर्पस्कुलर मतलब सेल, ठीक है। तो ये हमारे बॉडी के अंदर 80 to 100 फेमटोलीटर होता है, ठीक है, 80 to 100 फेमटोलीटर। अगर 80 से 100 वैल्यू कम है, MCV की वैल्यू 80 से कम है, तो इसे हम कहेंगे माइक्रोसिटिक एनीमिया, यानी कि वो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, ब्लड लॉस एनीमिया वाला, ठीक है। वैसे आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, अगर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के अंदर बहुत सारी स्टेट्स आ जाती हैं कि वो ब्लड की लॉस होने की वजह से भी होता है और फूड के अंदर हम आयरन नहीं ले रहे तो उसकी वजह से भी हो सकता है। जो भी है, फॉरगेट इट, अभी आपने इसको ब्लड लॉस एनीमिया की कैटेगरी के अंदर ही पढ़ना है, ठीक है। तो अगर MCV जो है 100 से ज़्यादा है तो इसे हम कहते हैं मैक्रोसिटिक, यानी कि वो जो हमने मेगालोब्लास्टिक एनीमिया पढ़ा था, तो ये वो वाला एनीमिया है, ठीक है। तो इन वैल्यूज़ के थ्रू आप अंदाज़ा लगा लेंगे, ठीक है। उसके अलावा मैं अब आपको एक और हिंट दे देती हूँ कि हमने पढ़ा था फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी एनीमिया और विटामिन B12 डेफिशिएंसी एनीमिया, दोनों ही मेगालोब्लास्टिक एनीमिया के अंदर आते हैं। तो जो विटामिन B12 डेफिशिएंसी एनीमिया होता है ना, उसके अंदर आपको टिंगलिंग सेंसेशंस, जो कि पेरिफेरल न्यूरोपैथी ये होती है कि आपकी जो एक्सट्रीमिटीज़ है ना, उनके अंदर आपको ऐसे मतलब कुछ ऐसे टिंगल करता हुआ, यानी कि बर्निंग सेंसेशंस, और इस तरह इस चीज़ को हम पेरिफेरल न्यूरोपैथी कहते हैं, ठीक है। या बंदे की जो सेंसेशंस है ना, यानी कि हमारे पास डिफरेंट सेंसेशंस होती हैं, वाइब्रेशन की सेंसेशन, इसे हम कहते हैं प्रोपियोसेप्शन, ठीक है। तो अगर बंदे की एक्सट्रीमिटीज़ के अंदर जो हैं वो वाइब्रेशन की सेंसेशंस लॉस हो गई हैं, ठीक है, लॉस ऑफ प्रोपियोसेप्शन, या फिर उसको टिंगलिंग सेंसेशंस हो रही हैं, ठीक है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, ठीक है। तो ये जो चीज़ होती है ये विटामिन B12 डेफिशिएंसी एनीमिया के अंदर होती है, ठीक है। विटामिन B12 डेफिशिएंसी के एनीमिया के अंदर और भी उसकी खास बातें हैं, परनीशियस एनीमिया भी उसके अंदर आता है, उसके अंदर फिश टेप फॉर्म का जिक्र भी कर सकते हैं और उसके अंदर ये जिक्र भी कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम ये जो टिंगलिंग सेंसेशन होती है पैरास्थीसियाज कहते हैं, ठीक है। तो ये पैरास्थीसियाज का जिक्र भी आ सकता है विटामिन B12 डेफिशिएंसी एनीमिया के अंदर। सो दैट्स इट अबाउट एनीमिया। अभी हमने हीमोलिटिक एनीमिया अलग से पढ़ना है।